गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के ही एक चैप्टर की या फिर कहा जाए यूनिट की, जो है ट्रीगोनोमेट्री। ओके, इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। इसके बारे में हम लोग देखेंगे पूरा बेसिक से जो है एडवांस तक जाएंगे ना, जहां तक जा सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और कोशिश करेंगे कि सबसे लो क्वालिटी से आपको जो है पढ़ाया जाए। बस थोड़ी सी देर आपको वेट करके जो है सब्र करके देखना है, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा ट्रीगोनोमेट्री क्या है। राइट, चलिए बात करते हैं ट्रीगोनोमेट्री। इसमें से देखिए, अगर आप तोड़ तोड़ के देखेंगे तो इसमें तीन जो है अलग अलग वर्ड्स निकल सकते हैं। एक ही वर्ड में आप चाहते हैं तो तीन अंश निकल सकते हैं। देखो ये जो है ये ट्राई, ठीक है, जिसको कहते हैं तीन, है ना। इस तरह से गोनो और ये है मेट्री, ठीक है, ये होता है भुजा, इसको ये कहते हैं, और ये होता है माप, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है कि तीन भुजाओं के माप से रिलेटेड है ट्रिगोनोमेट्री। किससे रिलेटेड है? जिसमें से तीन भुजा के बारे में मापेंगे। तीन भुजा कहां से आएगा? चलो मैं तीन भुजा जो है आपको शो कर देता हूँ। मान लो कि ए है, बी है और ये सी है। मैंने क्या किया, इनको यहाँ से मिला दिया। देखो आपको दिख रहा है ना, इसमें से जो है तीन साइड है। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो वहीं पर अप्लाई होगा जहां पर त्रिकोणमिति जो अप्लाई होगा, वहीं पर जहां पर कि त्रिभुज होगा। क्या होगा? त्रिभुज होगा। अगर त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज है, वहां आप ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। आप उसको पहले आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। राइट, आप यहां से देख सकते हैं यहाँ त्रिकोणमिति, हिंदी में कहते हैं तीन कोनों की माप, यानी कि तीन कोनों की माप। क्या समझ में आया? इनके हेडलाइन से ही पता चल रहा है कि जो है ट्रिगोनोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति उससे रिलेटेड है जिसमें तीन कोण हो और तीन भुजा हो। बस इन्हीं जो है इन 6 पार्ट्स के बारे में हम लोग जो है देखेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, इन्हीं को मापेंगे। या तो तीनों कोनों को मापना हो या फिर तीनों भुजाओं को मापना हो। लेकिन एक कंडीशन इसमें लगा दिया गया कि तीन भुजा तो इसमें होगी, लेकिन एक कोण कंपलसरी होगा। कैसा कंपलसरी होगा? क्या कंडीशन होगा? तो कंडीशन लगा दिया गया कि एक कोण समकोण होगा। ठीक है, कैसा होगा? समकोण होगा। इनको डालिए, एक कोण होगा समकोण। समकोण मतलब राइट एंगल। कैसा होगा? राइट एंगल। एक एंगल कोई ना कोई राइट एंगल होना ही चाहिए। जब एक एंगल राइट एंगल होगा तब उस ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, तभी जो है ट्रिगोनोमेट्री के सारे जो है पद, सारे रेशियो, अनुपात जो भी है उस पर जो है अप्लाई होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आता हूँ पॉइंट पर। इसमें कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से टर्म्स है, इनके क्या रेशियो है, ये देखते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने कुछ चीजों के बारे में बताया। कहा कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई करना है तो कुछ चीजें आपको, कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। चलो मान लिया मैंने ये ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। मैंने जो है इसका कुछ नाम रख लिया। चलिए रख लेते हैं कुछ देर के लिए। तो कहा गया कि जो अनुपात है वो तभी इन पर लागू होगा जब आप अच्छे से इनको जो अध्ययन कर पाएंगे, तब आप लागू भी कर पाएंगे। कैसे? देखते हैं। इनमें कुछ अनुपात दिया गया जिसका नाम रखा गया साइन, ठीक है, और दूसरा है उनका नाम है कॉस, तीसरा है इसका नाम है टेन, और चौथा है और उसका नाम है कॉट। उसके बाद है वो है सेक, और फिर है कॉसेक। क्लियर? ये 6 अनुपात आपके पास है। अनुपातिक नाम आपको मैंने दिखाया, इनके अनुपात भी मैं लिखूंगा, ये 6। ठीक है, ये जो है हमारे मैथमेटिशियन ने दिया। इनसे जो है, इनके नाम से कोई हमें काम है नहीं। ठीक है, जिस तरह से नाम दे दिया गया तो दे दिया गया। अब है कि इनका रेशियो क्या है वो हमें पकड़ना है। ठीक है, रेशियो पकड़ने के लिए मुझे सबसे पहले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वहाँ एंगल कौन कौन सा है। ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल है, और इनका ये पहचान, अगर इस तरह से जो है ये चतुर्भुज टाइप दिखे तो समझ लेना कि 90 डिग्री वाला एंगल है। 90 डिग्री वाले कोण के सामने जो भुजा होगी उसे जो है कर्ण कहा जाता है, और ये हमारे पाइथागोरस साहब ने कहा था। किसने कहा था? पाइथागोरस, है ना, मैथमेटिशियन रहे थे। उन्होंने जो प्रमेय दिया और उस उनके थ्योरम के हिसाब से उन्होंने कहा कि 90 डिग्री के एंगल वाले सामने में जो है जो भुजा होगी उसे हम लोग कहेंगे कर्ण, और बाकी जो दो भुजाएं आपके पास बची होंगी उन दोनों में से आप एक को लंब बोलेंगे और दूसरे को आप
आधार बोलेंगे। तो चलिए अब मैंने क्या किया, इनको मैंने बोल दिया लंब और इनको मैंने बोल दिया आधार। इस बात का ध्यान रखिए। ये लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी लगा दिया गया कि आपके पास जब दो ऑप्शन है कौन P कौन Q, इनमें से आप चाहे तो इसको भी लंब बोल सकते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं, या नहीं तो आप इसको लंब बोलकर इसे भी आधार बोल सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक लगा दिया गया कि 90 डिग्री के एंगल के सामने जो भुजा होगी उसको आपको कर्ण ही कहना होगा। बात समझ में आ रही है? एक चीज। दूसरी चीज कहा गया, अगर आप इन दोनों में से किसी एक एंगल को स्पेसिफिक एंगल मान लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंगल को आप चूज करते हैं, चयन करते हैं, एक एंगल को अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि हमको उसी एंगल से पूरे ट्रायंगल को देखना है, यानी कि इस एंगल के नजरिए से, मान लो इस एंगल को मैंने मान लिया फाई, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है। आप मान लो कि मैंने मान लिया कि इस एंगल के पास से हमें पूरे ट्रायंगल को मेजरमेंट करना है, देखना है। तो हम क्या यहाँ पे बैठे हुए यहीं से हम काउंटिंग करेंगे। तो जिस एंगल से आपको जो है मेजरमेंट करना है, उस एंगल के सामने वाले साइड को आपको लंब मानना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये लगाया गया, जिस एंगल को आप मेजरमेंट करने के लिए चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उस कोण के सामने वाले को आपको लंब मानना पड़ेगा। अब आपके पास एक लंब हो गया, दूसरा कर्ण हो गया, बाकी जो आपके पास बचा वो तो आपका ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा। अगर आपने इसे नहीं, आपने अगर इस एंगल को सेलेक्ट किया होता कोण P को, तो फिर P के सामने वाला ये फिर आपका लंब हो जाता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए अब आगे चलते हैं। जो है कर्ण को हाइपोटेनियस भी कहा जाता है और उसके लिए हम H का भी यूज करेंगे। उसी तरह से लंब के लिए हम P का यूज करेंगे, इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है इंग्लिश में, और जो आधार है इसे इंग्लिश में कहा जाता है बेस, है ना, और उसके लिए हम B का यूज करेंगे। राइट, समझ में बात आ रही है? चलिए अब क्या है, अगर समझ नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और फिर से दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कर्ण है इसको हम H भी मान लेंगे कभी कभी, क्योंकि इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, इसका शॉर्ट H है। इसको जो है परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसका शॉर्ट में हम P लिखेंगे, और ये है आपका बेस, जिसको शॉर्ट में आपने B लिखा है। ठीक है, ये होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय इन्हीं तीनों पर रिलेटेड है, लेकिन मैं अभी प्रमेय तक नहीं जाऊंगा, मैं बस यहीं तक रहूंगा। ठीक है, अब मैं आता हूं अनुपात पर। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले को कर्ण कहेंगे, और जहां आप थीटा ले रहे हैं, यानी कि जिस एंगल को आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जिसको आपने चयन किया जिसका कोण मापने के लिए, उसके सामने वाले को लंब कहेंगे। आते हैं, मैं यहां अभी किसी एंगल को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं साइन के साथ किसी एंगल को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये बता रहा हूं कि साइन का अनुपात किनके साथ किस तरह से काम करेगा। राइट, चलिए देखते हैं। तो साइन का अनुपात काम करता है लंब और कर्ण के साथ, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बाय कर्ण, ये साइन का अनुपात है, साइन का ये रेशियो है। साइन के साथ जब तक एंगल नहीं होगा तब तक आप रेशियो का वैल्यू आप नहीं लिख सकते, लेकिन अभी साइन के साथ मैंने एंगल नहीं लगाया, बस मैं ये बता रहा हूं साइन का रेशियो क्या होता है। साइन का रेशियो होता है लंब बाय कर्ण। अगर मैं साइन के साथ इसको लगा दूं, अगर इस एंगल को लगा दूं, मेरे पास हो जाएगा PR बाय QR। राइट, लेकिन मैंने अभी एंगल नहीं लगाया। कॉस का अनुपात होता है आधार बाय कर्ण, और tan का होता है लंब बाय आधार। अब इनके बाद ये जो तीनों है कॉट, सेक एंड कोसेक, ये इन्हीं तीनों का इनवर्स होता है। ठीक है, अपोजिट में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इनवर्स होता है। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है 1/। राइट, कैसे? जो कॉट होता है वो होता है 1/10, यानी कि आप चाहो तो इसको यहां पे लिख सकते हो, यानी कि ये कॉट इज इक्वल आधार बाय लंब, ये होता है कॉट का वैल्यू। अब है सेक का वैल्यू क्या होता है अनुपात में? ये होता है कॉस का अपोजिट, सेक इज इक्वल कर्ण बाय आधार। ओके, और जो आपका कोसेक है इसका वैल्यू क्या होता है?
कोसेक का वैल्यू होता है कर्ण बाय लंब, ये होता है, राइट। क्या समझ में आया? साइन का जो है इनवर्स होता है कोसेक। आप देख रहे हैं साइन होता है लंब बाय कर्ण और कोसेक होता है कर्ण बाय लंब, यानी कि साइन का इनवर्स होता है कोसेक। अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हैं साइन जो है क्या होगा 1 बाय कोसेक होगा, साइन का वैल्यू होगा 1 बाय कोसेक के बराबर, आप लिख सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा कर्ण बाय लंब, और फिर 1 इंटू 4 तो सेकेंड इंटू थर्ड आप करेंगे तो फिर जो है कर्ण ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कर्ण बाय लंब। इस तरह का वैल्यू आप बना सकते हैं, यहाँ से पता चल रहा है आपको। जो है मैंने दिखा दिया कि अनुपात क्या क्या होते हैं, राइट। समझ में आ रही है? आज का क्लास अब तक यहाँ तक चला है कि जो है ट्रिगोनोमेट्री ऐसे ट्रायंगल पर आप लगा सकते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, फर्स्ट। एंड सेकेंड, ट्रिगोनोमेट्री के लिए आपको 6 टर्म्स की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी 3 टर्म्स उसी के अपोजिट यानी कि इनवर्स में काम करते हैं। जैसे साइन के इनवर्स में कोसेक काम कर रहा है, कोस के इनवर्स में सेक काम कर रहा है, और टेन के इनवर्स में कॉट काम कर रहा है। साइन का जो है जो होता है इनका रेशियो, जो अनुपात होता है लंब बाय कर्ण, कॉस का अनुपात होता है आधार बाय कर्ण, टेन का अनुपात होता है लंब बाय आधार, कोसेक का अनुपात होता है कर्ण बाय लंब, सेक का आधार होता है कर्ण बाय आधार, एंड कॉट का जो है अनुपात होता है आधार बाय लंब, यानी कि एक दूसरे का इनवर्स। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है लंब कहाँ है, आधार कहाँ है, कर्ण कहाँ है। समझ में आ रही है? चलिए अब मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा अच्छे से कि इनको आपका वैल्यू रखोगे कैसे, राइट। चलिए देखते हैं जरा सा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखने का कोशिश करते हैं कि वैल्यू आप कैसे रखोगे, वैल्यू आपको कैसे रखना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आधार है, ये लंब। अब मैं क्या करता हूं ना, चेंज कर देता हूं, अब मैं चेंज कर देता हूं। मुझे एंगल फाई यहां नहीं रखना है, मुझे फाई को यहां पे रखना है। चलो मेरे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें आर 90 डिग्री है, और मेरा फाई यहाँ पे है, यानी कि मुझे इसी एंगल के बारे में पता करना है, इसी एंगल से मुझे पूरे ट्रायंगल के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। तो अब जब मैं इस एंगल के पास रह के यहाँ से जब ट्रायंगल का नाप ले रहा हूं, तो इस एंगल के सामने वाला हो जाएगा P, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और जो बाकी ये बच गया, ये आपका आधार बन गया, अभी अभी मैंने आपको बताया, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं साइन फाई की। साइन फाई की, ये जो फाई है, साइन और फाई के बीच में गुना का रिलेशन है, ऐसा नहीं समझना, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। ये जो फाई है ये साइन को ही डिनोट कर रहा है। जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा हारून रशीद, है ना, जैसे मैंने अपना नाम अगर लिखा हारून रशीद, तो आप ये नहीं समझोगे कि हारून और रशीद इसके बीच में गुना का रिलेशन है, बिल्कुल आप ऐसा नहीं समझ सकते, नहीं, ये आपकी गलती होगी। मुझे कहा जाता है नाम जब पुकारा जाएगा तो हारून रशीद, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा हारून, समझ बात आ रही है, या हारून सर, लेकिन नाम में क्या लिखूंगा, हारून रशीद। तो रशीद और हारून के बीच में कोई गुना का रिलेशन नहीं है। जस्ट लाइक साइन जो है अनुपात में मैंने केवल साइन लिखा था, लेकिन जब आप ट्रायंगल में पहुंचेंगे और आपको ये दिखाना होगा कि साइन आप कहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, आपको पर्टिकुलर एंगल शो करना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर एंगल क्या है, फाई, राइट। ये जो फाई ये पर्टिकुलर एंगल है, यानी कि फाई और साइन के बीच में गुना का रिलेशन नहीं है, ये पूरा एक ही नाम है, साइन फाई, ठीक है, यानी कि साइन फाई के साथ मिल के काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, तो फाई के सामने वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा लंब, यानी कि क्यू आर, और जो दूसरा साइड है यहाँ कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो कहीं जा नहीं सकता। आपको पता है साइन का वैल्यू क्या होता था, लंब बाय कर्ण, ऐसा होता था, अभी भी लिखवाए हैं। तो लंब मेरे पास कौन हो गया, ये क्यू आर, ये जो पी है, ये पी नहीं समझ लेना, ये पी है पर जो है परपेंडिकुलर के लिए, ये क्यू आर, और जो आपका कर्ण है, कर्ण यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, पी क्यू, ये आपका वैल्यू आ गया, साइन फाई का वैल्यू हो गया क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर बट्टे पी क्यू, ठीक है। अगर आपको कॉस फाई का वैल्यू निकालना हो तो कॉस आपको पता है क्या था अभी, आधार बाय कर्ण, है ना, अभी मैंने लिखवाया आधार बाय कर्ण। तो आप देख सकते हैं आधार कौन सा है, फाई के सामने वाला तो लंब हो गया, तो साइड वाला आधार हो गया पी आर,
पी आर, और ये आपका कर्ण तो रखा हुआ है पी क्यू, कर्ण तो आपका कहीं जाएगा नहीं। बस समझ आ गई। चलिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से मैं जो है क्या करूंगा, सारे के सारे वैल्यूज लिखूंगा। अब मैं आपको बताता हूं, इस ये तो वैल्यू लिखने की बात हो गई, अब मैं आपको बताता हूं वैल्यू निकालूंगा कैसे। ठीक है, चलिए मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, इस ट्रायंगल को बगल कर दीजिए। ठीक है, कोई और ट्रायंगल लेते हैं। ये है मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कोण बी समकोण है, और मेरे पास है यहाँ पर 12 और यहाँ पर है 7, नहीं राइट, सॉरी 7 नहीं, मैं 5 ले लेता हूँ, चलो मुझे जो है आसानी होगी। अब मेरे पास AC का वैल्यू पता नहीं है, AC का वैल्यू पता नहीं है। ट्रायंगल का रूल ये है कि जब दो साइड को आप ऐड करोगे ना, दो साइड के मेजरमेंट को, तो तीसरे साइड से वो हमेशा ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। यानी कि अगर आप 12 और 5 को जोड़ रहे हो तो कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। यानी कि ये जो भुजा है वो 17 से कम होगा, 17 भी नहीं हो सकता, 16 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, कम होगा। ठीक है, बड़ा नहीं हो सकता। ये इनका कंडीशन है। अगर कोई इस तरह से आपको ट्रायंगल बना के दे दे और यहाँ कहे 10 है और यहाँ कह दे कि जो है 30 है और यहाँ कह दे 5 है, तो आप कभी नहीं मानना कि ट्रायंगल पॉसिबल है, कभी नहीं मानना। क्यों? क्योंकि दो भुजाओं को जोड़ने के बाद तीसरे भुजा से बड़े होना चाहिए। 10 और 5 15 हो रहा है, या तो 30 है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। बात समझ आ रही है? तो मतलब ये है कि 12 और 5 है, यहाँ जो है ना, यहाँ इसका जो वैल्यू होगा 17 से कम होगा, लेकिन 5 से भी कम नहीं होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, कम से कम 7 से ऊपर होगा। आखिर हम निकालेंगे कैसे? तो जब 90 डिग्री आ गया ट्रायंगल में, तो आपको अभी अभी मैंने बताया था कि हमारे एक महान साइंटिस्ट गुजरे हैं जिसका नाम था पाइथागोरस। आज भी उनका नाम हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ आसानियां करके दिया है। उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसको कहा गया पाइथागोरस प्रमेय, राइट। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उनमें से अगर आपको साइड का जो है वैल्यू निकालना है, मेजरमेंट करना है, तो दो साइड को आप स्क्वायर करके जोड़ दो, वो तीसरे साइड के बराबर होगा यदि तीसरा साइड कर्ण हो तो। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? कहा कि अगर कर्ण के स्क्वायर को बराबर करोगे तो वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि लंब के स्क्वायर के बराबर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। आपको समझ में? यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, राइट, दोनों का स्क्वायर को अगर आप ऐड करोगे तब वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। आप इंग्लिश में लिखोगे तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब इसमें कर्ण कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था, पाइथागोरस ने भी कहा कि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहेंगे, और बाकी इसमें से मैंने किसी एंगल को पर्टिकुलर एंगल नहीं चुना है, किसी एंगल को मैंने सेलेक्ट नहीं किया। तो मैं किसी को भी, किसी एक को लंब और किसी एक को आधार मान सकता हूँ, राइट। अगर मैं किसी एक एंगल को पर्टिकुलर एंगल लेता, मान लेता इसको, तो फिर ये सामने वाला जो है लंब हो जाता, लेकिन मैंने ऐसा कोई एंगल सेलेक्ट नहीं किया है। मैं अपनी मर्जी से किसी एक को लंब, एक को आधार ले सकता हूँ। चलो, तो एच स्क्वायर इज इक्वल मेरे पास क्या होगा? लंब के लिए मैं 12 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आधार के लिए मैंने 5 को सिलेक्ट कर लिया। क्या तक बात समझ में आ रही है? अब मेरे पास क्या हो गया? एच स्क्वायर इज इक्वल 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई? तो 12 गुना 12 144 होता है, और 5 का स्क्वायर होता है 5 गुना 5 125। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास हो रहे हैं 9, और यहाँ मेरे पास हो रहे हैं 6, और यहाँ मेरे पास हो रहे हैं 169। एच स्क्वायर इज इक्वल 169 ये आ रहा है। अब आपको पता है क्या कर सकते हैं? अगर स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड लाते हैं तो वो क्या होता है, उनका जो है कंडीशन बदल जाता है। क्या कंडीशन बदलता है? अगर इधर प्लस है, बराबर के दूसरे साइड लाते हैं तो माइनस होता है। इधर अगर मल्टीपल है, बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो डिवाइड होता है, गुना का भाग होता है। उसी तरह से जो पावर है, पावर का ही जो है गुना और भाग होता है। जैसे कि इसके ऊपर पावर क्या है? 2 है, जब इसको दूसरे साइड लाएंगे तो इसके ऊपर पावर हो जाएगा 1/2, यानी कि एच के ऊपर पावर था 2, जब वो दूसरे साइड चला गया तो हो गया पावर 1/2, है ना, 1/2। और आपको पता होगा कि 1/2 को किसी और तरह से भी लिखते हैं। कैसे? इस तरह से, है ना। ये जो रूट है ये क्या है? अगर किसी पर पावर 2 है, मान लो कि a है, इसके ऊपर पावर 1/2 है, इसका मतलब हो गया √a, है ना। 1/2 के बदले आप
इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो इस तरह से लिखो, आप चाहो तो इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, है ना। चलिए मैं क्या करता हूं, इसको बस इस तरह से लिखता हूं, h इज इक्वल 169 अपॉन पावर 1/2। अब आपको निकालना होगा कि क्या ऐसा कोई संख्या है जिसके ऊपर आप स्क्वायर डाल सकें। क्यों स्क्वायर डालेंगे, ताकि वो जो 1/2 है ये कैंसिल आउट हो जाए। ये मैं आपको क्लास जो है 8 का वर्गमूल बता रहा हूँ एक हिसाब से अगर देखा जाए। चलो मैं देखता हूँ क्या ऐसा कोई संख्या है कि नहीं है, ठीक है। चलिए तो 169 है ना, इसको आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 बार में जो है इतना हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो 13 का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर कौन है 1/2। आप देख सकते हैं ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास कितना बचा 13, यानी कि h का वैल्यू जो हो गया वो हो गया कर्ण बराबर 13 है ना, 13 आ गया। बात समझ आ गई, कर्ण का वैल्यू आ गया 13। अब आप ध्यान से देखिए 12 5 17 13 से बड़ा है ना, इधर से देखिए 13 और 5 कितना 8 है, 12 से बड़ा है। इसको भी जोड़िए 13 और 12 25 5 से बड़ा है। चलिए बस 2 मिनट और है आपका। इस तरह से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। ध्यान देना, अगर आपको कर्ण नहीं निकालना होता, आपको आधार निकालना होता तो इस यही फॉर्मूला पहले आप लिखते, आपका लंब को इधर कर देते कर्ण के साइड में, तो ऑटोमेटिकली ये प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं प्लस है, ये धरात्मक माइनस हो जाता, ठीक है। आप फिर निकाल सकते थे। जैसे कि इसी क्वेश्चन को एक दफे में जरा सा निकाल के आपको दिखा दूं। अगर मान लो आपको ये 13 दिया हुआ रहता, ठीक है, और ये 5 दिया हुआ नहीं रहता, आपको आधार निकालना होता, तब आप क्या करते 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आधार को मैंने शॉर्ट में लिखा। अब क्या करते 12 स्क्वायर को इधर करते दूसरे साइड में, तो क्या होगा इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस तो ऑटोमेटिकली जब बराबर के दूसरे साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 144 बराबर आधार का स्क्वायर। अब यहाँ कितने बचे 25 बराबर आधार का स्क्वायर। अब 25 है, इसको आप 5 का स्क्वायर बोल सकते हो। आइए इसके ऊपर पावर 2 है, तो आप क्या करोगे आधार का जो स्क्वायर है इधर ले आओ, ये 1/2 हो गया, 2 कैंसिल आउट, यानी कि 5 वैल्यू आ गया, आधार बराबर 5। बात समझ में आ गई। यानी कि कुछ भी निकालना हो बस आगे पीछे करना, फॉर्मूला ये आपको लिखना है। चलिए ठीक है, हमको निकालना था साइन ए। क्या निकालना था साइन ए, वैल्यू तो मैंने निकाल लिया सबका, अब मुझे निकालना है साइन ए। क्या होगा, तो साइन का क्या होता है अनुपात, पहले ए से पहले अनुपात ध्यान देना, अनुपात होता है लंब बाय कर्ण। और ए जब मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ए मेरा एंगल हो गया सिलेक्ट, ये मेरा एंगल हो गया सिलेक्ट। अब ए से ही मैं लूंगा, जब ए मेरा सिलेक्ट हो गया तो सिलेक्टेड एंगल के सामने वाला कौन सा, सामने वाला लंब होता है, ठीक है। चलो अब इसके सामने वाला ये हो गया लंब, लंब। अब बाय कर्ण, कर्ण तो आपको पता है जहां 90 डिग्री उसके सामने वाला कर्ण, यानी कि हो गया 5/13। फिर आपको कहता है tan, tan ये निकालना है। क्या होता है भाई, ए के सामने वाला लंब, लंब बाय होता है आधार, लंब बटे आधार। आधार कौन है भाई, ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, बाकी बचा ये हो गया आधार। इसी में आपको अगर क्वेश्चन बदल देता, कहता है tan c निकालना है, तब आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं tan c निकालना। tan c जब यहाँ c कह दिया गया, इसका मतलब c को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर है c। फिर आप क्या करेंगे, इसको मिटाइए और अब यहाँ पे अपनी नजरों को रखिए और यहाँ से देखिए, ठीक है। अब नजारे बदल जाएंगे। क्या बदलेंगे, आपने नजरिए को बदला, अब नजारे चेंज। देखो सी के सामने कौन है 12, यानी आपका जो लंब हो गया वो हो गया 12, ठीक है। और आधार कौन हो गया, ये तो कर्ण तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो कर्ण ही है, आधार बच गया ये 12/5। बात को समझो, tan a बराबर था 5/12, इसको चेंज कर दे, ये भी चेंज हो गया 12/5। बस समझ आ गई। चलिए थैंक यू। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, अभी पूरा बेसिक में थे, फिर इसमें कुछ कम समझ में आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।